नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A नुक्कड़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ही हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, इसके अलावा उसका सूत्र क्या होता है, उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात की। और उसके बाद हमने बात की कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। इन दोनों ग्रुप्स की वजह से उसकी क्रियाशीलता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कार्बोनिल ग्रुप के कारण, कार्बोनिल को हम स्यूडो कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, उसको स्यूडो कार्बोनिल या छद्म कार्बोनिल समूह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह कार्बोनिल होते हुए भी कार्बोनिल की अभिक्रियाओं को नहीं दर्शाता। क्योंकि कार्बोनिल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पाया जाता है। इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण कार्बोनिल ग्रुप की क्रियाशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वह अपने नाभिक स्नेही योगात्मक प्रकार की अभिक्रियाओं को दर्शाने की प्रवृत्ति नहीं दर्शाता। इसके अतिरिक्त हमने बात की थी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप पाया जाता है उस पर कार्बोक्सिलिक समूह का धनात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात वो उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अब क्रियाशीलता को बढ़ाने से, क्रियाशीलता जैसे ही बढ़ेगी इंक्रीज होगी, क्रियाशीलता को बढ़ाने से कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाएगा। उसके बाद हमने बात की कि अगर उसमें कोई प्रतिस्थापी जुड़े रहते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो कार्बोक्सिल कार्बन है उस पर कोई प्रतिस्थापी जुड़े रहते हैं तो उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अगर प्लस आई वाले प्रतिस्थापी जुड़े रहेंगे तो वो क्रियाशीलता को, अम्लता को, स्थायित्व को कम कर देंगे, और अगर माइनस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े रहेंगे तो वो क्रियाशीलता को, अम्लता को और स्थायित्व को बढ़ा देंगे। इन सभी के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की एरोमेटिक प्रकार के कंपाउंड में किस प्रकार से पाया जाता है। आज हम एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की सभी विधियों को कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे कल भी हमने बात की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है जब भी हाइड्रोजन किन्हीं दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ जुड़ता है तो वह एक तत्व के साथ, किन्हीं दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ जुड़ता है तो वह एक तत्व के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा और दूसरे तत्व के साथ एक सामान्य प्रकार के, आंशिक प्रकार के, एक दुर्बल प्रकार के एक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध जो होता है, हाइड्रोजन बंध के विषय में जब हम बात करें तो वहां पर एक चीज हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हाइड्रोजन बंध होता है वो एक प्रकार का भौतिक बंध है, भौतिक बंध है, फिजिकल बॉन्ड है, और इसकी वजह से भौतिक गुण ही प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होता है? इसकी वजह से भौतिक गुण ही प्रभावित होते हैं, भौतिक गुण ही प्रभावित होते हैं। भौतिक गुणों के बीच में अगर हम बात करें तो कौन कौन से भौतिक गुण प्रभावित होंगे? सबसे ज्यादा प्रभावित होती है विलयता और क्वथनांक, अर्थात जो भी पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी उसकी विलयता और क्वथनांक उसी के लगभग समान अणुभार वाले दूसरे यौगिकों से ज्यादा होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने की संभावना नहीं है। यहाँ पर हमने कल इसी के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके क्वथनांक के मान समान अणुभार वाले, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके क्वथनांक के मान समान अणुभार वाले अल्कोहल और एस्टर की तुलना में अधिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल करते हैं, कल भी हम इसी एग्जांपल के बारे में बात कर रहे थे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं हम सबसे पहले एन पेंटेन के बारे में बात करते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एन पेंटेन CH3 CH2 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 CH3। ये क्या है? इसको बोलते हैं एन
पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। और यहीं पर हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 तो इसमें कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, तो इस तरीके से इसका यहां पर कितना हो जाएगा, देखो 7। उसके बाद में देखो यहां पर कितने हैं 5, यहां पर कितने हैं 4 और यहां पर कितने हैं 3। ठीक है, तो यहां पर 5 4 9 9 और 3 12, तो टोटल इसका क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 72। ठीक है, सबसे पहले अपने मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हैं 72। अब यहां पर हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक अम्ल, और ये क्या होता है एन पेंटेन। अब देखो इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हैं, 1 2 3, उसके अलावा 2 ऑक्सीजन है इसमें, 32 उनका हो गया, और उसके अलावा हाइड्रोजन इसमें है 5 6 हाइड्रोजन, तो यहां पर 36 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32 और प्लस 1 2 3 हाइड्रोजन, देखो कितना हो जाएगा देखिए 1 मिनट, 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन, 1 2 और 3, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 30 और 30 60, 60 और 6 66 और 2 68, 68 और यहाँ पर बाकी इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 मिनट, प्रोपियोनिक एसिड एन पेंटेन का 72, प्रोपियोनिक एसिड का भी कितना होता है, लगभग इसी के आसपास 72 के आसपास। ठीक है, यहां पर देखिए इसका 74 है, इसका 72 है, इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हम बात करते हैं। जब हम इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 36 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 141 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों है, केवल हाइड्रोजन बंद केवल, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की कोई संभावना नहीं है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट वो है ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियों के बारे में कि कार्बोक्सिलिक अम्लों को किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है। नॉर्मल सी इसकी विधियां हैं, बनाने की काफी सारी विधियों के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका निर्माण किया जा सकता है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले एल्कीन का ऑक्सीकरण। देखो एल्कीन जो होती है वो क्षारीय KMnO4 के साथ, यहां पर हम क्या लेंगे, ये जो KMnO4 है देखो बेस की उपस्थिति में, OH नेगेटिव की उपस्थिति में क्षारीय KMnO4 के साथ सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। और दूसरा देखो यहां पर अगर इस तरीके से रिएक्शन लिखी हो, एक में ऊपर 1 नंबर और दूसरे में 2 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब होता है पहले इसके साथ रिएक्शन होती है और जो उससे प्रोडक्ट बनता है उसकी इसके साथ रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले यहां पर इसका क्या होगा, सबसे पहले यहां पर इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण करने के बाद में इसके साथ इसका क्या होगा, अम्लीकरण। ठीक है, और अम्लीकरण करके किसका निर्माण हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसका मतलब हमारे पास में एल्कीन है, एल्कीन डबल बॉन्डेड है, इसकी KMnO4 या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर इसका सबसे पहले ऑक्सीकरण होगा, उसके बाद H3O+ की उपस्थिति में इसका अम्लीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो पहली विधि कौन सी है, एल्कीनों का ऑक्सीकरण। देखो यहां पर किया कुछ नहीं, सिंपल प्रकार की रिएक्शन है। यहां पर देखिए इतने को अलग से ले लिया गया
और इतने को अलग से ले लिया गया, तो यहाँ से क्या बन गया CH3C, इसके बीच में ऑक्सीजन ऐड होगी CH3COOH, ऑक्सीकरण हो गया इसका CH3COOH, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH3COOH। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लिख दें तो क्या बन जाएगा 2CH3COOH, ठीक है, एसिटिक अम्ल के दो। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के द्वारा। प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के द्वारा किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए प्राथमिक अल्कोहल होती है जिसमें, देखिए ये प्राथमिक अल्कोहल होती है CH3CH2OH, अर्थात जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहे वो अगर एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे, अगर वो कार्बन दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे, और अगर वो कार्बन तीन कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको तृतीयक प्रकार का अल्कोहल कहेंगे। तो इस प्रकार से प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण भी हम किसके साथ में करते हैं, ऑक्सीकरण यहाँ पर KMnO4 और हाइड्रोक्सिल या क्षार की उपस्थिति में करते हैं। यहाँ पर भी सिंपल प्रकार की रिएक्शन होगी। देखिए इस रिएक्शन में भी क्या हुआ है, केवल हमने जो ऐड किया है ऑक्सीजन को ऐड किया है और जो हाइड्रोजन उसको बाहर निकाला है, और ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को बाहर निकालना हम जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीकरण का प्रकरण होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका क्या है CH3CH2OH। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका करेंगे ऑक्सीकरण करने से क्या हो जाएगा CH3COOH, मतलब यहाँ से CH3COOH जुड़ गया इसके साथ में और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार से ये जो अभिक्रिया हो सकती है ये किसकी उपस्थिति में, किसके साथ में हो सकती है, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ में भी हो सकती है, AgNH3 की ट्वाइस OH, मतलब जो सिल्वर का अमोनियम लवण है उसके साथ में भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर रहे हैं हम। देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने से सामान्यतः क्या होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, या हम ये कहें पहले कीटोन है, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड से डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, और IUPAC इसका नाम होता है एथेनल। अब एथेनल का ऑक्सीकरण करवाएंगे Ag2O के साथ में, पहले Ag2O के साथ में ऑक्सीकरण करवाएंगे और फिर H3O+ के साथ में इसका अम्लीकरण करवाएंगे। तो हमको क्या करना है, केवल एक ऑक्सीजन इसमें ऐड करनी है, CH3CHO ऑलरेडी है तो CH3COOH का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। दो प्रकार से हो गया, सबसे पहले एल्कीन का ऑक्सीकरण करेंगे, एल्कीन का ऑक्सीकरण भी KMnO4 और क्षार की उपस्थिति में करेंगे H3O+ के साथ में। दूसरा प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, ये भी किसकी उपस्थिति में करेंगे, KMnO4 और OH- की या Ag2O की। ठीक है, नेक्स्ट है एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट है एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। यदि किसी बेंजीन वलय पर, जो बेंजीन वलय पर एल्किल समूह डायरेक्ट जुड़ा हो, देखो ये बेंजीन वलय है, इस पर ये एल्किल समूह जुड़ा हुआ है सारा का सारा CH2R, तो ऐसे यौगिक ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक अम्ल बनाते हैं। इनका ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये जो जगह है यहाँ से तो निकल जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा और इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसका IUPAC और सामान्य नाम दोनों एक ही हैं, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो ज्यादा सही नाम है वो बेंजोइक एसिड होता है। मतलब सबसे पहले ऑक्सीकृत होगा KMnO4 और OH की उपस्थिति में, मतलब क्षार और KMnO4 की उपस्थिति में सबसे पहले तो इसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने के बाद हम इसका अम्लीकरण करवाएंगे। अम्लीकरण करवाने से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए मेथिल कीटोन से। मेथिल कीटोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा कार्बोक्सिलेट आयन मुक्त करते हैं जो अम्लीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्लों को मुक्त करते हैं। अब देखो मेथिल कीटोन हेलोफॉर्म का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म के निर्माण की अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म का निर्माण होता है उसको हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो मेथिल कीटोन किसके साथ में, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या मुक्त करेंगे, कार्बोक्सिलेट, और ये अम्लीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देंगे। तो मेथिल कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से मेथिल कीटोन यहाँ पर रिएक्शन करेगा। देखो देखिए ये मेथिल कीटोन है और इसके साथ में जुड़ा हुआ इसलिए इसको एसिटोफिनोन कहते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में यही प्रोसेस होता है, 3 हेलोजन दिए जाते हैं, NaOH के साथ में उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तो सबसे पहले ये कार्बोक्सिलेट बन गया।
कार्बोक्सिलेट है बेंजो, क्योंकि बेंजीन के साथ में है तो बेंजोइक एसिड का कार्बोक्सिलेट है, इसके साथ सोडियम जुड़ा हुआ है। बेंजोइक एसिड का कार्बोक्सिलेट है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ से ये जो C है ये CH3 इसके साथ में निकल गया और 3HX यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये जो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट बना हुआ है ये क्या है, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन है सोडियम का, मतलब बेंजोइक एसिड का सोडियम के साथ जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलेट आयन है। HCl के साथ में विक्रिया करेगा तो यहाँ से NaCl दोनों बाहर निकल जाएंगे और ये इसके साथ में जुड़ जाएगा तो फॉर्मेशन होगा यहाँ पर बेंजोइक एसिड का। तो ये बेंजोइक एसिड को बनाने की विधि है। और इससे पहले हमने बेंजोइक एसिड को बनाने की विधि देखी कि अगर बेंजीन वलय के ऊपर कोई एल्किल समूह जुड़ा रहता है, उस एल्किल समूह का अगर हम ऑक्सीकरण करवा दें तो ऑक्सीकरण करवाने से वो किसके अंदर बदल जाता है, वो बदल जाता है बेंजोइक अम्ल में। नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड के जल गठन द्वारा, तो साइनाइड पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं RX के विक्रिया KCN के साथ में करते हैं। RX के विक्रिया KCN के साथ में करने से यहाँ से क्या निकल जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा, CN इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एथेन नाइट्राइल। ठीक है, ये नाइट्राइल कंपाउंड बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल कंपाउंड बन गया, साइनाइड का कंपाउंड है। ठीक है, एथेन साइनाइड है। H3O+, वो सामान्य नाम होता है, नाइट्राइल इसका आईयूपीएसी नाम होता है। अब यहाँ पर इसका क्या करवाना है, जल गठन करवाना है। जल गठन करवाने से यहाँ से HCl तो बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक प्रकार का एक लवण बन जाएगा। तो प्राथमिक एल्किल साइनाइड जल गठित होते हैं और कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड विकर्मक के कार्बोनीकरण द्वारा। ग्रिग्नार्ड विकर्मक के कार्बोनीकरण द्वारा, मतलब ग्रिग्नार्ड विकर्मक के कार्बोनीकरण का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन का जोड़ देना या कार्बन डाइऑक्साइड का जोड़ देना, तो वो ग्रिग्नार्ड विकर्मक का कार्बोनीकरण कहलाता है। ग्रिग्नार्ड विकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बनाते हैं, जो अम्लीकृत करने पर जल गठित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। कैसे, ये सबसे पहले तो हम ग्रिग्नार्ड विकर्मक बना रहे हैं। ग्रिग्नार्ड विकर्मक डाइएथिल ईथर की उपस्थिति में बनता है। RX+Mg की विक्रिया होगी, शुष्क ईथर या डाइएथिल ईथर की उपस्थिति में RMgX का निर्माण होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में विक्रिया करके एक यौगोत्पाद का निर्माण करेगा। यौगोत्पाद का निर्माण करने के बाद जब इसका जल गठन करवाया जाएगा, सबसे पहले देखो ग्रिग्नार्ड विकर्मक के अंदर एक स्पेशल चीज होती है कि सबसे पहले किसी के साथ भी विक्रिया करके एक यौगोत्पाद का निर्माण करता है और उस यौगोत्पाद का आगे जब जल गठन करवाया जाता है तब ये जो उसका मेन प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने यौगोत्पाद का निर्माण किया। अब H3O+ के साथ विक्रिया करके RCOOH का निर्माण करेगा और Mg और OH का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इस विधि के साथ अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। इस विधि की सहायता से किसी भी प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण संभव है। उदाहरण के लिए CH3 की थ्राइस CCl मैग्नीशियम और ET2O के साथ में विक्रिया करवाई जाएगी तो CH3 की थ्राइस C, यहाँ पर Mg जुड़ जाएगा, MgCl का फॉर्मेशन हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में जुड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ में जुड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर जुड़ते ही ये इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो CH3 की थ्राइस यहाँ पर है, कार्बन है, COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और H3O+ के साथ में इसका जल गठन करवाने से 2,2-डाइमेथिल प्रोपानोनिक एसिड का, इस विधि से हम किसी भी प्रकार का निर्माण कर सकते हैं। उसको सबसे पहले इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमें दिया गया है एल्किल हैलाइड, उस एल्किल हैलाइड को हम बदलेंगे ग्रिग्नार्ड विकर्मक में और उस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये विक्रिया करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में विक्रिया करवाने से वो एक अडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, एक यौगोत्पाद का निर्माण करेगा। उस यौगोत्पाद का आगे हम करवाएंगे जल गठन और जल गठन करवाने से हम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त कर सकते हैं। तो डाइमेथिल प्रोपियोनिक अम्ल, अब पेंटानोइक अम्ल 80%, बेंजोइक अम्ल 85%। देखो ये क्लोरीन है, मैग्नीशियम 82O, CH3 CH2 की ट्वाइस 2 CH2 MgCl, यहाँ पर भी सबसे पहले वही बनेगा। मतलब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एल्किल हैलाइड था, उस एल्किल हैलाइड से हमने किसका फॉर्मेशन किया, RMgX का। उस RMgX की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में विक्रिया करवा के पेंटानोइक अम्ल का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद होता है फिनाइल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम और ET2O एथाइल ऑक्साइड के साथ में C6H5MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब होता है RMgHCl, ये ग्रिग्नार्ड विकर्मक है, ARMgX है, ग्रिग्नार्ड विकर्मक है एरोमेटिक टाइप का। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विक्रिया करके सबसे पहले यौगोत्पाद बनाएगा, उसके बाद में उसका हम जल गठन करवाएंगे और बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से जो हमें 2,2-डाइमेथिल प्रोपियोनिक एसिड मिलता है वो 79 से 80% मिलता है, बाकी
जो MgOH वाला प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से 80% पेंटानोइक अम्ल मिलेगा और बाकी इसका MgOH वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ से बेंजोइक अम्ल मिलेगा और बाकी इसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो अभिक्रिया होती है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी अभिक्रिया के द्वारा हम किसी भी प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से कम या ज़्यादा उसके अंदर कार्बन की संख्या ली जा सकती है, और इसके अतिरिक्त कार्बन की संख्या कम या ज़्यादा हो ही सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप यहाँ से एरोमेटिक प्रकार के जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उनका निर्माण भी यहाँ से संभव होता है। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारे पास में हमने बात की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किस प्रकार हम निर्माण कर सकते हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका। उसके बाद में 7th हम देखते हैं कार्ब लिथियम यौगिक। अब कार्ब लिथियम यौगिक होते हैं, कार्ब लिथियम यौगिक का एक पेट नाम होता है, इनको बोलते हैं SGR, सुपर GR, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उच्च ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कुछ अभिक्रियाएं अगर नहीं देता तो सुपर GR इस प्रकार की टेंडेंसी रखते हैं कि वे उन अभिक्रियाओं को भी प्रदर्शित करते हैं जिनको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नहीं देता। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की भांति कार्ब लिथियम यौगिक भी सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेंगे, कार्बोनेटीकृत होंगे, मतलब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। देखिए, ये है यहाँ पर एक बेंजीन रिंग Br, और बेंजीन रिंग में इसको एक्चुअली बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन और ब्रोमीन के साथ में जुड़ा हुआ कंपाउंड है, Li के साथ में जुड़ेगा तो ये साइक्लोप्रोपेन लिथियम बन गया, एल्किल लिथियम बन गया। ये क्या होता है? सुपर GR। अब ये सुपर जी इसको बोलते हैं सुपर GR, सुपर GR उच्च ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ये सुपर GR कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके इसी तरीके से बाय प्रोडक्ट जो एडक्ट है, योगोत्पाद जो है, यहाँ पर क्या हो गया? योगोत्पाद। वही प्रोसेस है जो हमने RMGX के साथ में किया था, यहाँ पर योगोत्पाद का निर्माण करता है। ये योगोत्पाद आगे अम्लीय जल गठन के द्वारा देखिए क्या होगा, यहाँ से ये H तो यहाँ जुड़ जाएगा और LiOH यहाँ से क्या हो जाएगा? LiOH यहाँ से लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो वही सेम टू सेम प्रोसेस है। इसका मतलब ये अभिक्रिया भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरह होती है। और कई बार क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कुछ अभिक्रियाओं को नहीं दर्शाता, परंतु जो सुपर GR होते हैं वो सभी अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। सुपर GR उन अभिक्रियाओं को भी कर सकते हैं जिन अभिक्रियाओं को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अलावा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अम्ल व्युत्पन्न। अब अम्ल व्युत्पन्न कई प्रकार के होते हैं। अम्ल व्युत्पन्न का मतलब होता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, अर्थात उससे बनाए गए हैं। ठीक है, और वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं एसिड क्लोराइड। अब सबसे पहले एसिड क्लोराइड के बारे में ये हो सकता है CH3COCl को बोलते हैं एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड ये होता है CH3COCl। ठीक है, उसके बाद में दूसरा होता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये एनहाइड्राइड होता है। उसके बाद में एस्टर। एस्टर होता है CH3 CO O CH3 एस्टर RC डबल R। उसके बाद में नेक्स्ट है एमाइड। एमाइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 मतलब RCO NH2। तो इस प्रकार से सारे हुए एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड। मतलब सारे के सारे बने किससे हैं? ये अम्ल के व्युत्पन्न ही है। अभी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये वाला अम्ल है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। इसमें सबसे पहले हमको एसिड क्लोराइड बनाना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH हटा के Cl लगा दो तो क्या बन गया? ये बन गया एसिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? एसिल क्लोराइड। अब दूसरा हमको क्या बनाना है? दूसरा एनहाइड्राइड बनाना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से वाटर का रिमूवल कर दो O C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बन गया? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बन गया। उसके बाद में तीसरा देखो क्या करना है। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो CH3। तीसरा हमको यहाँ पर बनाना है एनहाइड्राइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर बनाना है एमाइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं एमाइड। ठीक है, एमाइड हो गया। अब एमाइड के बाद में हमको मान लीजिए यहाँ पर क्या बनाना है? एस्टर। इसको हटा के NH2 लगा दिया। एस्टर क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये क्या हो गया? एस्टर। तो इसका मतलब ये सारे के सारे कहाँ से हैं?
इस OH की जगह पर Cl भी लगाया जा सकता है, NH2 भी लगाया जा सकता है, OCO-CH3 भी लगाया जा सकता है और इसके अलावा OCH3 भी लगाया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। Cl लगाएंगे तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा, COCH3 OCO-CH3 लगाएंगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, NH2 लगाएंगे तो अमाइड बन जाएगा और OCH3 लगाएंगे तो एस्टर बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हम अलग अलग प्रकार के जो कंपाउंड हैं उनका निर्माण कर सकते हैं। और ये सारे के सारे बने किससे हैं? देखिए ये बने हैं कार्बोक्सिलिक से। ये किससे बने हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल से बने हैं तो इसका मतलब ये इसी के डेरिवेटिव होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। अब उसी को हम आगे कर रहे हैं, यहाँ पर इसी विधि के बारे में बात करेंगे। देखिए देखो, सबसे पहले एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड H2O के साथ में क्रिया करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड H2O के साथ क्रिया करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में एस्टर है, ये कौन सी है? एसिल क्लोराइड के साथ में। ये कौन सी है? एनहाइड्राइड के साथ में। ये कौन सी है? एस्टर के साथ में। और ये कौन सी है? एमाइड के साथ में। 1 2 3 4 चार प्रकार की इसके अंदर है, ठीक है। एस्टर एमाइड H2O के साथ में क्रिया करेगा। सभी में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्ल लवण रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे अम्लीकृत करके मुक्त अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर कई बार लवण भी बनता है, लेकिन उसको जब हम उसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो उससे अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब जल अपघटन की क्रिया कौन सी है? सबसे ज्यादा ये जल अपघटन होगा, मतलब एसिड क्लोराइड। उसके बाद में कौन सा होगा? सभी का साथ जल अपघटन है, ठीक है। किसी के साथ क्षार या किसी में अम्ल की उपस्थिति में। दूसरा होगा जो एनहाइड्राइड है, तीसरा होगा एस्टर और चौथा होगा एमाइड। तो ये इस प्रकार से जल अपघटन करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एसिटो एसिटिक एस्टर या मेलोनिक एस्टर से किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। जो यौगिक सक्रिय मैथिलीन समूह होता है, मतलब जिनमें मैथिलीन समूह सक्रिय प्रकार का होता है, वो यौगिक एसिटो एसिटिक एस्टर मेलोनिक, ये देखो ये सक्रिय प्रकार का, ये सक्रिय भाग ले सकता है। ये यौगिक सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त होते हैं और उपयुक्त अभिक्रियाओं की सहायता से इनमें कई प्रकार के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो सकता है। इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक अम्ल। एसिटो एसिटिक अम्ल, क्योंकि अम्ल है और इसमें ये एसिटो समूह है, ये पूरा का पूरा एसिटिक अम्ल है। C2H5ONA और C2H5X की उपस्थिति में सबसे पहले ये यौगिक उत्पाद बनता है। अब इसका जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन करने से देखिए, यहां से बनेगा CH3COOH 1, उसके बाद बनेगा C2H5OH 2 और उसके बाद क्या बन जाएगा? देखो C2H5CH2COOH। तो इससे 3 प्रकार की चीजें बन जाएंगी। मतलब 2 तो यहाँ से क्या बनेंगे? 2 तो यहाँ से बन जाएंगे एसिड और 1 बन जाएगा यहाँ से अल्कोहल। उसी प्रकार से इसको मेलोनिक एस्टर कहते हैं। मेलोनिक एस्टर भी C2H5ONA, मतलब सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं इसको। सोडियम एथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा और सोडियम एथॉक्साइड के साथ में सबसे पहले रिएक्शन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब इस कंपाउंड को आगे हम जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकालते ही प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट देखो साइनो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, लेकिन इसके साथ में हमने साइनाइड लगा रखा है, जिसको साइनो एसिटिक एसिड कहते हैं। अब इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। जल अपघटन करवाने से सबसे पहले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद में अगर इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दें, अब एक कार्बन के ऊपर, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वास्तविकता में है नहीं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है कि 2 अलग अलग कार्बन के ऊपर 2 COOH लगे थे। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक नहीं है, अस्थायी प्रकार का है, ये अस्थायी होता है। और यहां से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बाहर निकालना पड़ता है। एक कार्बन पर 2 COOH समूह नहीं आ सकते, तो यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे और किसका निर्माण हो जाएगा? यहाँ एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतनी विधि है। उसके बाद में 10वीं विधि है आर्ट स्टट संश्लेषण। इस विधि द्वारा एक निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल से उसका उच्चतर व्युत्पन्न बनाया जाता है और इस अभिक्रिया क्रम में वोल्फ पुनर्विन्यास होता है। मतलब जो वोल्फ का रीअरेंजमेंट प्रकार की अभिक्रिया होती है इसमें, तो वो देखिए किस प्रकार से होगी, वोल्फ रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखिए इसके अंदर क्या होगा। आर्ट इंस्टेंट विधि है ये, इसको क्या बोलते हैं? आर्ट इंस्टेंट
विधि, देखिए ये एथेनोइक अम्ल है, CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो ये क्या है, ये केवल एक अम्ल को दूसरे अम्ल में बदलने की विक्रिया है। मतलब हमारे पास एथेनोइक अम्ल है और उससे हम प्रोपियोनिक अम्ल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बस इतना सही। एथेनोइक अम्ल SOCl2 के साथ में विक्रिया करके किसका निर्माण करता है, एसिड क्लोराइड का। अब एसिड क्लोराइड CH2N2, ठीक है, ये डायमीन है, इसको बोलते हैं मेथिल डायमीन प्रकार का कंपाउंड है। अब HCl यहां से बाहर निकलेगा और ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। यहां से नाइट्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो एसिल कार्बीन बन जाएगा। कार्बीन का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड, ये कार्बन जो होता है ये एक्चुअली में मध्यवर्ती होता है, इंटरमीडिएट होता है, और इसमें कार्बन के ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक युग्म, एक जोड़ा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फ्री होते हैं, इसी वजह से इसको कार्बीन कहते हैं। कार्बीन क्या है, कार्बीन एक इंटरमीडिएट होता है जो कि इस अभिक्रिया के अंदर बनता है, बहुत सारी विक्रियाओं में कार्बीन बनता है, लेकिन इस कार्बीन के ऊपर कार्बन में क्या होता है, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको कार्बीन कहते हैं, होगा कार्बन, ठीक है। एसिल कार्बन है, ये CH3CO समूह लगा है, इस वजह से एसिल कार्बन हो गया। अब यहां से क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे और यहां से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, तो वोल्फ पुनर्विन्यास बोलते हैं इसको। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला ग्रुप कहां पर चला जाएगा, इधर, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ गए, ये वाला ग्रुप यहां पर चला गया, तो क्या बनेगा CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड और फिर C डबल बॉन्ड हो, ये बन गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको H2O के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। H2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो CO तो ऑलरेडी है, तो हमको क्या करना है, CH3 यहां पर एक CH2 बना देंगे उधर और COH बना देंगे, तो इसका मतलब क्या बन गया, एक प्रोपेनिक एसिड बन गया। तो ये इस प्रकार से H2O के साथ अभिक्रिया करके और इस अभिक्रिया द्वारा इसको कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्राई हैलोजन वित्पनों के जल अपघटन द्वारा। ट्राई हैलोजन, जैसे क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म क्रिया में हमने क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया था, उसको ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। तो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हमारे पास में है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव हमारे पास में, ये रहा क्लोरोफॉर्म। ये सबसे पहले KOH के साथ अभिक्रिया करके ट्राई हाइड्रोक्सिल बनाएगा, उसके बाद में H2O इसमें से निकाल देंगे, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, मतलब एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। आगे टोलुइन क्लोरीन के साथ क्रिया करके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न बनाएगा, आगे वो KOH के साथ क्रिया करके ट्राई हाइड्रोक्सिल बनाएगा, उसमें से जल को बाहर निकाल देंगे, वही एक कार्बन, मतलब बाकी तो बेंजीन है और एक कार्बन वाला बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रकार की विधि है, ट्राई हैलोजन के व्युत्पन्न है, ट्राई हैलोजन से हम बना सकते हैं। मतलब सबसे पहले ट्राई हैलोजन को इसमें बदला, जिसका डेरिवेटिव बनाया, उस डेरिवेटिव में से H2O को माइनस करके बना दिया। उसके बाद है बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, महत्वपूर्ण प्रकार की विधि है। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण से हम कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पर एसिड होना चाहिए। पर एसिड मतलब जिसमें ऑक्सीजन 1 से ज्यादा हो, देखो ये रहा, ऑक्सीजन 2 से ज्यादा हो, तो ये पर एसिड है, C6H5C डबल बॉन्ड OO, आगे फिर O, देखो ये तो हो ही गया, और H ये होता है, तो इसमें दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा, ठीक है, और आगे ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। इसको बोलते हैं पर एसिड। पर एसिड, ये बेंजोइक अम्ल का पर एसिड है, पर बेंजोक्सी एसिड बोलते हैं इसको, पर बेंजोइक एसिड बोलते हैं, सॉरी पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे इस कंपाउंड में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड करोगे तो क्या बनाएगा, CH3। हमको एसीटोन से बनाना है, कीटोन से बनाना है, कीटोन से बनाना है, कीटोन से क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक, कीटोन से क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कीटोन है, कीटोन के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ये बन गया, ठीक है। यहां पर क्या निकल गया, बेंजोइक एसिड का बेंजोइक एसिड निकल गया। अब हम इसका जल अपघटन करवा देंगे, जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवा देंगे। जल के साथ अभिक्रिया करवाते ही मान लीजिए इसके साथ H2O हमने ऐड कर दिया, तो H2O को ऐड करते ही ये H तो यहाँ चला गया, यहाँ इधर, तो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया, और ये पीछे एक H2OH यहाँ पर बच गया, तो इसके साथ हम लिख देगा CH3OH। तो मतलब इससे अल्कोहल भी बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। 12 प्रकार की विधियां हमने की जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इसमें हमने कुछ विधियां महत्वपूर्ण 8 इंस्टेंट प्रकार की, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्रकार की, और इसके अलावा हमने सुपर जीआर प्रकार की कुछ ऐसी विधियां की हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, और उसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। तो आप
उनके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण तक का टॉपिक कंप्लीट कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसको साथ के साथ आप करते रहिए, जिससे कि बाद में आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो। ठीक है, धन्यवाद।